डीएलएड में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय में छात्र फेल होते हैं तो वो है प्रोफेशन इंग्लिश। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोफेशन इंग्लिश प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का यूनिट 2 जो कि है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशन इंग्लिश के यूनिट 2 की ब्लूप्रिंट की, यानी कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कहां से आते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्वेश्चन भी बताऊंगा, उनके आंसर कैसे लिखने हैं ये भी बताऊंगा, और पिछले वर्ष कौन से पूछे गए थे, आने वाली डेट की परीक्षा में कौन से पूछे जाएंगे, सब कुछ लिखकर बताऊंगा कैसे लिखना है डिटेल में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको पूरे 4 नंबर इस इकाई से नहीं मिलेंगे। जी हां, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हो, ऐसे वीडियोस देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो और प्लेलिस्ट चेक करो, सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हो। और सभी विषयों का डिटेल नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रोफेशन इंग्लिश फर्स्ट ईयर की इकाई 2 यानी कि यूनिट 2। तो यूनिट 2 जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हां, इसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग और इस पे मार्क्स जो अलॉटेड है यानी कुल जो अंक यहां से आते हैं वो 4, यानी कि इस इकाई 2 से 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। यहां पर 2 एमसीक्यूज यानी 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं और एक 2 मार्क्स का प्रश्न आता है, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई इंग्लिश का ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंग्लिश विषय जो है वो 25 अंकों का ही है। 3 घंटे में 25 नंबर का परीक्षा पास करनी होती है, जिसमें से आपको 11-12 नंबर मिल गए तो आप पास हो जाओगे 25 में से। ठीक है, तो यही बात यहां बतानी। देखो कि यहां पे 4 अंक का ये यूनिट है, अगर ये 4 नंबर यहां से आ गया, यूनिट 1 से आ गए, फिर तो भाई पासिंग आराम से 3 यूनिट पढ़कर हो सकती है। पर हमें पास नहीं होना है, हमें पूरा लाना है मार्क्स। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो 4 मार्क्स का ये ब्लूप्रिंट है, यानी इस इकाई पे अंक आवंटित है 4 और यहां से 2 एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 और यहां पर एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो यहां पे ये 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स कितने हो टोटल 4 मार्क्स हो गए। तो ब्लूप्रिंट को जान लेने के बाद सीधा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो प्रोफेशन इंग्लिश फर्स्ट ईयर का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल प्ले इन शॉर्ट। भाई रोल प्ले क्या होता है उसे शॉर्ट में बताइए। पहली बात तो यहां 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी वेरी शॉर्ट है, अति लघु उत्तर है। तो वेरी शॉर्ट जैसा ही याद करना सब कुछ, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता ही नहीं है तो लॉन्ग पढ़ने का मतलब क्या है, तो दिमाग से पढ़ो, दिमाग से। ठीक है, तो चलो, तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल प्ले इन शॉर्ट। रोल प्ले को शॉर्ट में डिस्कस करना है। तो चलिए बात करते हैं रोल प्ले होता क्या है। एक्चुअल में अब ये समझाने से पहले, किताबी ज्ञान देने से पहले डायरेक्टली बता दूं, आप सब जानते होंगे कि आपने ड्रामा देखा होगा। ड्रामा या पर मूवी तो देखते होंगे, पिक्चर में कोई और व्यक्ति होने का रोल प्ले करना पड़ता है, तो उसके डायलॉग बोलना पड़ता है, उसके कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, होता है ना ऐसा। जैसे कोई शाहरुख खान कभी आर्मी का एक्टर बनता है, कभी आर्मी का एक्टर नहीं, आर्मी का ऑफिसर बनता है, तो अपने अंदर आर्मी वाला एटीट्यूड ला लेता है, वैसे ही बातें करता है, वैसा ही रोल प्ले करता है। ठीक, तो यही रोल प्ले है, याद रखिएगा। ठीक, तो इट इज द लाइवलीस्ट फॉर्म टू गेट द क्लास इन्वॉल्व इन स्पीकिंग। रोल प्ले करने से क्लास को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्लास में क्या होता है, टीचर कोई पार्ट होता है तो बोलता है तुम बच्चा बन जाओ, तुम टीचर बन जाओ, ऐसी कहानी होती ना। जैसे मान लो कछुआ और खरगोश की कहानी है या फिर बंदर और शेर की कहानी है, तो किसी एक को बंदर बना दिया, किसी को शेर बना दिया, तुम शेर के डायलॉग बोलो, तुम बंदर के डायलॉग बोलो और पढ़ो। इससे मजा आता है, क्लास में सारे बच्चे इन्वॉल्व होते, ध्यान देते, थोड़ा बच्चों को अलग लगती है ना एक्टिविटी। तो यही रोल प्ले है। दूसरा, रोल प्ले ब्रिंग्स सिचुएशंस फ्रॉम रियल लाइफ इनटू द क्लासरूम। भाई रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती है इसको क्लासरूम में लाते हैं। जैसे कि एक बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो टीचर ने मुझे कहा कि आपको सेल्समैन बनना है, आपको सामान बेचना है और आपको ग्राहक बनना है, आपको सामान खरीदना है। तो ऐसे करके हमको रोल दे दिया गया और हमको जब इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, कम्युनिकेशन इंग्लिश, तो वहां हमको करवाया गया। तो वहां पर मैं बना, जो मैं सेल्समैन बना, जो मैं मुझे मोबाइल बेचना था, तो मैं डायलॉग्स बोले कि मोबाइल में ये खासियत है, वो खासियत है, मैं कुछ बन गया और भी कुछ बन गया। तो मतलब बाहर की दुनिया में जो चीजें होती है ना, उनको क्लासरूम के अंदर लाकर दिखाना बच्चों के सामने, जीवंत एकदम लाइव, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। ठीक, तो यही है, रोल प्ले ब्रिंग्स सिचुएशंस फ्रॉम रियल लाइफ इनटू द क्लासरूम, यानी वर्तमान रियल लाइफ के जो क्लासरूम्स में रियल लाइफ की जो सिचुएशन होती है, असल जिंदगी में जो कंडीशंस आती है, उनको क्लासरूम के सामने लाना, क्लासरूम में उसको परफॉर्म करना। तीसरा, स्टूडेंट्स इमेजिन एंड अज्यूम रूल्स। स्टूडेंट जो होते हैं इमेजिन कर लेते हैं, बच्चों को रोल दे दो कि बेटा तुम्हें सब्जी बेचने वाला बनना है, तो वो अपने आप को अज्यूम करेगा कि मैं सब्जी बेचने वाला हूं। उसने कभी सब्जी बेचने वाले को देखा होगा, तो सब्जी बेचने वाला सब्जी कैसे बेचता है, कैसे चिल्लाता है, आलू ले लो, तो ये डायलॉग बच्चे के अंदर आ जाएगा। भाई ये अंदर आ जाएगा, तो बच्चा क्या करता है, अपने आप को इमेजिन करता है और उस रोल को अज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि हाँ मैं सब्जी वाला हूं, आलू कांदा बेच रहा हूं। अगला, दे क्रिएट ए सिचुएशन एंड प्रिटेंड टू बी सम डिफरेंट पर्सन्स। ये एक कंडीशन क्रिएट करते हैं और जो होते हैं वो नहीं, कुछ दूसरा बनने की कोशिश करते हैं। भाई है तो वो स्टूडेंट 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, लेकिन वो सब्जी वाला बना है, तो वो अपने आप को भूलकर अपने आप को किसी और को मानने की कोशिश करता है। जैसे सलमान खान बनता है भाई मूवीज में, एक्टर में कुछ और रोल प्ले करता है। शाहरुख खान रहता है तो नॉर्मल एक्टर है, लेकिन वहां पर वो आर्मी ऑफिसर बनने का रोल प्ले करता है, तो अपने आप को आर्मी ऑफिसर समझता है। तो इस एटीट्यूड से काम करना पड़ता है। तो दे क्रिएट ए सिचुएशन
एंड प्रिटेंड टू बी सम डिफरेंट पर्सन। वो एक परिस्थिति निर्माण करते हैं और कुछ और व्यक्ति होने का नाटक करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रोल प्ले, ठीक है। ये बहुत बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछ चुका है 2 नंबर के लिए, और आने वाले डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे लगता है ये सवाल आएगा ही आएगा, तो नोट कर लो, स्टार्ट मार्क कर लो, बहुत वेरी वेरी IMP है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर स्पीकिंग एक्टिविटीज। भाई स्पीकिंग एक्टिविटी होती क्या है? स्पीकिंग एक्टिविटी यानी बोलने वाली की जो कला होती है, यानी क्या क्या चीजें करके बोल सकते हैं, बोलने की क्या एक्टिविटीज, क्या गतिविधि क्लास में कराई जा सकती है। जैसे आप शिक्षक बनोगे, हम सब शिक्षक हैं, तो हमें अपने छात्रों के अंदर बोलने का गुण लाना है, तो हमसे कौन कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, कौन कौन सी गतिविधि करवाएंगे, कौन कौन सा काम कराएंगे, यही बात यहां पर है। तो पहला, स्पीकिंग एंड आस्किंग द चिल्ड्रन टू रिपीट, यानी हमें बोलना है और टीचर को बोलना रिपीट करना है। जैसे आपने नर्सरी में देखा होगा, टीचर बोलता है ए फॉर एप्पल, तो बच्चे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, तो टीचर बोलता है, बच्चे रिपीट करते हैं, तो इससे बच्चे को बोलना आता है, बच्चा सीख जाता है। देखा होगा आपने नर्सरी का बच्चा, KG 1 का बच्चा, हाँ। तो ये सबसे बेस्ट और बहुत कॉमन मेथड है, आसान मेथड, कि टीचर बोलेगा, बच्चे उसके पीछे रिपीट करेंगे, हो गया, बोलना सीख गए। दूसरा, डिस्क्राइबिंग, ये तो एकदम बचपन से शुरू हो जाता है। देखा ना, बच्चा जो बोलना भी शुरू नहीं करता तो उसकी मम्मी बोलती है, बोलो बेटा मम्मी, बोलो मम्मी मम्मी, पापा बोलो पापा पापा, ऐसा बोलते ना। तो ये बहुत कॉमन मेथड है, बहुत कॉमन मेथड बच्चों को बोलना सिखाने का। दूसरा, डिस्क्राइबिंग बॉडी एक्शन, भाई बॉडी एक्शन डिस्क्राइब करके, है ना, बॉडी एक्शन कि ये बॉडी एक्शन, देखो ये है हाथ, हाथ, हैंड, H फॉर हैंड, तो बच्चे बोलते हैं ये H फॉर हैंड, L फॉर लेग। अब लेग कहां खड़ा करूं मैं, नहीं दिखेगा, नीचे आ जाऊंगा, इसलिए भाई लेग समझ लो। तो मतलब अपने बॉडी एक्शन से कोई चीज बताना, जैसे कि हाथी ऐसे सूंड होती है ना, मुर्गा, मुर्गा वैसे तो नहीं होता भाई, जैसे भी होता समझ लो। तो अपने हाथों के, अपने बॉडी के एक्शन से किसी चीज को बताना, तो बच्चे उसको समझे, है ना, एक्शन से। फिर ये है आंसर टू क्वेश्चन, यानी आंसर टू क्वेश्चन, भाई जो सवाल दिया उसका जवाब दो, ये जो जवाब दिया उसके ऊपर और सवाल करो, है ना। टीचर क्या करेगा, कहानी पढ़ेगा, कहानी पढ़ के बच्चों को सुना देगा, ठीक, बार बार 2-4 बार पढ़ के सुना देगा, बच्चे समझ जाएंगे कहानी। फिर कहानी के ऊपर सवाल पूछेंगे, फिर बच्चे जवाब देंगे, है ना, पूछेंगे तो जवाब तो देंगे ही, वो समझे हैं तो इस तरह से उनको बोलना आएगा। फिर पिक्चर कंप्रीहेंशन, यानी फोटो दिखाओ, बताओ किस चीज की फोटो है। ऐसा एप्पल बनाते हैं ना, आपने छोटी क्लास में देखा होगा, टीचर ऐसा मैंगो बना देते हैं, बच्चों को पूछते हैं क्या है, मैंगो, M फॉर मैंगो, है ना, एप्पल, APPLE एप्पल, ऐसा। तो जो भी फोटो यहाँ चित्र बनाया जाता है, पिक्चर दिखाई जाती है, बच्चे उसको बोलते हैं बचपन में ना। तो ये होता है पिक्चर कंप्रीहेंशन। फिर होता है स्टोरी कंप्रीहेंशन, यानी स्टोरी सुना दो, कहानी सुना दो, और कहानी पूछो, कहानी में क्या हुआ, कहानी में ये कौन था, खरगोश सो गया था इसलिए हार गया, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, सोया नहीं, रुका नहीं तो जीत गया, है ना, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये सब जो है स्पीकिंग एक्टिविटीज है, क्लास में कराई जाती हैं। आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आप प्राइमरी टीचर बनना है, तो भाई प्राइमरी टीचर बनना है तो क्लासेस में तो पढ़ाना पड़ेगा ना, बच्चों को बोलना सिखाना, इसलिए तो इसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, अगला क्वेश्चन, What do you understand by intonation? इंटोनेशन क्या होता है? स्टूडेंट्स, अभी तक आपको अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, यार ऐसे कैसे होता है, ये तो गलत है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और भी ऐसे वीडियोस बनाने की। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, कोई वीडियो छूटे ना। और प्लेलिस्ट चेक करके तो भाई वीडियो ही वीडियो मिलेंगे आपका सभी विषयों का, सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटोनेशन? इंटोनेशन मतलब होता क्या है? देखिए, शोइंग वेरिंग पैटर्न ऑफ पिच इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड इंटोनेशन। एक पिच में, एक आवाज में अलग अलग पैटर्न दिखा रहा है, जैसे तो जो मैं बोल रहा हूं, अब मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, सुरीला नहीं गाता हूं, पर बोल के बताना जरूरी है कि जब हम कोई आवाज निकालते हैं तो कभी उसमें ऊंचा जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं भाई, हम उसे इंटोनेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी होम थिएटर में जब आवाज जोर से बजती है, बेस, तो उसमें ऐसे टावर जैसे रहते हैं, लाइट ऐसी ऐसी होती रहती है, जोर से बजता है तो लाइट एकदम ऊपर जाती है, धीरे बजता है तो लाइट थोड़ी नीचे आती है, बेस देखा होगा आपने, है ना। तो वही तो पिच है, वही तो इंटोनेशन है, ध्यान रखिए, ठीक है। शोइंग वेरिंग पैटर्न ऑफ पिच इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड इंटोनेशन। किसी सेंटेंस में मैं जा रहा था लेकिन रुक गया, तो मैं जा रहा था जोर से बोला लेकिन रुक गया धीरे बोला, तो ये जो पैटर्न दिख रहा है, धीरे, जोर से, धीरे, यही क्या कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में पिच का हाई होना, डाउन होना, यही क्या है, इंटोनेशन है। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, है ना। इट इज यूज्ड फॉर म्यूजिकल नोट, ये म्यूजिकल नोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे जोर से गिटार बजाते हैं, कभी धीरे से बजाते हैं, तो है ना। इट इज यूज्ड फॉर म्यूजिकल नोट विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से। मैं जा रहा था, जोर से वाइब्रेट किया,
पर रुक गया, धीरे से वाइब्रेट किया। जोर से वाइब्रेट किया तो पिच हाई हो गई, धीरे से वाइब्रेट किया वोकल कॉर्ड तो पिच लो हो गई। तो ये जो पिच का हाई लो होना, इसे क्या कहते हैं? इंटोनेशन। और ये इस्तेमाल कहां होता है भाई? म्यूजिक में, गाना गाने में जोर से तो गाना पड़ता है, कहीं आवाज सुर नीचे, कहीं सुर ऊपर, कहीं सुर नीचे, यही इंटोनेशन है। ठीक, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर कंसोनेंट? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? क्या आपको पता था कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन? पता होगी, पहले से आपने सुना होगा कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में। अगर पता था तो कमेंट करके बताइए कि पता था कि नहीं पता था, कॉन्सोनेंट जानते हो कि नहीं। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई? कॉन्सोनेंट इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर हैज इंपेडेड पैसेज थ्रू माउथ। जब हवा को हमारे मुंह से निकलने का सही रास्ता नहीं मिलता ठीक से, तो अब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें 5 वोवेल होते हैं। तो बचे हुए 26 में से भाई 5 निकाल दो, कितना बचा? 21, 21। तो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। देयर आर 21 इन नंबर। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। 5 वोवेल होते हैं और 5 कॉन्सोनेंट, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट मिला दिया, 26 अल्फाबेट बन जाते हैं। ये तो सबको पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे। नहीं पता था तो बताइए कमेंट करके कि सर नहीं पता था, या पता था तो ये बताइए कि सर हाँ सर पता था पहले से। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्लियर है। Consonant is a sound produced when air has an impeded passage through mouth। भाई जब हवा को हमारे मुंह से निकलने में प्रॉब्लम होती है, तुरंत आसानी से नहीं निकल रहा, ए निकल गया, लेकिन बी बोला तो मुंह ऐसा बंद हुआ तो हवा निकलने में थोड़ा सा रुकावट हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो जब मुंह से हवा पास करने के बाद थोड़ी रुकावट आती है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, टोटल 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, राइट एनी 2 रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। भाई अंग्रेजी भाषा बोलने में जो रिटार्डेशन, जो कमी आती रही है दिन ब दिन, उसके कारण क्या है? ठीक है, 2 कारण बताने हैं। आजकल हमारे देश में अंग्रेजी भाषा बोलने में बहुत रुकावटें आती जा रही है। ऐसा नहीं, बोल तो रहे हैं पर लेकिन अंग्रेजी लोग बोलना नहीं चाहते, अंग्रेजी से डरते हैं, इंग्लिश से डरते हैं। तो कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है? लेस अटेंशन ऑन वर्बल ट्रेनिंग। यानी बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए खूब अंग्रेजी के नियम रटाया जाता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो वर्बल ट्रेनिंग नहीं होती है, वर्बल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता टीचर। उनको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता भी स्कूल में, आपको भी पढ़ाया होगा, मुझे भी पढ़ाया है, हम सब जानते हैं कि भाई जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर क्या होता है हम सब जानते हैं। हमको बस नियम कानून लिखवा दिए जाते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, या क्लास में इंग्लिश बोलकर दिखाओ, है ना, या घर पर जाकर इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में स्पीच प्रिपेयर करो। ये सब ज्यादा होता नहीं है स्कूलों में, है ना। तो वर्बल ट्रेनिंग कम होती है, इस कारण से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे ठीक से। दूसरा, इनकरेंट प्रोनाउंसिएशन बाय टीचर्स। बाय टीचर के द्वारा इनकरेंट प्रोनाउंसिएशन करना। जी हाँ, गलत उच्चारण जब टीचर करता है तो बच्चों को भी लगता है कि हम भी गलत कर देंगे, या बच्चा गलत ही सीख जाता है, इस कारण से भी होता है। ठीक है, तो इनकरेंट प्रोनाउंसिएशन बाय टीचर्स और लेस अटेंशन ऑन वर्बल ट्रेनिंग। तो ये अगर 2 प्रॉब्लम्स हट जाएं तो इंग्लिश अच्छा बोलना हो जाएगा। तो फिलहाल 2 ये प्रॉब्लम्स है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो ये हो गए 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर्स, जो डेढ़ की परीक्षा में बार बार पूछे गए थे, आएंगे भी। इसके नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे नोट्स भी मिल जाएंगे। और डिटेल नोट्स खरीदना है इस पूरे सब्जेक्ट के या सभी विषयों के डीएड के, तो ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज करो, डिटेल नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऐसे करो वैसे करो। ये जब करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है, क्यों सिखाना प्रोनाउंसिएशन? भाई अगर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा रहेगा तो आप किसी भाषा को अच्छे से सीख पाओगे, दूसरा अच्छे से बोल पाओगे, अच्छे से सिखा भी पाओगे, ध्यान रखिएगा ना। तो आंसर क्या होगा? प्रोवाइडिंग गुड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट टू स्पीक लैंग्वेज। भाई अच्छा भाषा बोलने के लिए अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए ही प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, उच्चारण इंपॉर्टेंट है। अगर उच्चारण शिक्षक गलत करेगा तो बच्चा भी कुछ भी गलत उच्चारण करेगा, तो इससे गलत जानकारी पास होगी, हो सकता है मतलब ही बदल जाएगा चल के, है ना। दूसरा कि प्रोवाइडिंग ए गुड स्पीकिंग लैंग्वेज, एक अच्छी बोली जाने वाली भाषा हमारे सामने रहे, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन खराब होगा तो किसी भी भाषा का मतलब हम बिगाड़ देंगे, उसकी खूबसूरती बिगाड़ देंगे, उसको ढंग से नहीं बोल पाएंगे। तो वो भाषा अच्छे से हमारे सामने आ पाए, हम सही ढंग से बोल पाए उस भाषा को, इसीलिए हमें प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। अगला सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। यानी डिफरेंस लिखना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के बीच का डिफरेंस, अंतर। डिफरेंस जब भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखना, बता दे रहा हूं पहले ही। डिफरेंस हमेशा ऐसे 2 कॉलम बनाकर ही लिखते हैं, याद रखिएगा, 2 कॉलम बना के। तो 2 नंबर का सवाल आता है तो कम से कम 2 या 3 डिफरेंस लिख दो। 3 लिख दिए तो हो गया काम पूरा, भारी कंफर्म भाई, हो गया सवाल खत्म। 3 में भाई 2 मार्क्स का है, 2 डिफरेंस लिखोगे तो 2 नंबर, एक हाथ गलत हुआ तो कट जाएगा, पर 3 लिख दिया, गलत भी हुआ तो 2 तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग के बीच छोटा सा इंटरवल बता दूं। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना, इंटेंसिव रीडिंग मतलब गहन अध्ययन, डिटेल से पढ़ना, एकदम अंदर से पढ़ना। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो पहला
एम्स एट डिराइविंग प्लेजर। एक्सटेंसिव रीडिंग इससे करते हैं, ऊपर ऊपर से इससे पढ़ते ताकि मजा लेने के लिए, थोड़ा सा आनंद आए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते, हेडलाइन पढ़ ली, मजा आ गया, है ना। तो इट एम्स एट डिराइविंग प्लेजर। जबकि इंटेंसिव रीडिंग में भाई लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। इट नीड्स अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसमें भाई सावधानी पूर्वक ध्यान लगाना पड़ता है, तभी पढ़ सकते हैं। जैसे परीक्षा में हल करते वक्त सवाल, प्रश्न को, क्वेश्चन को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ताकि एक एक चीज छूट ना जाए, एक एक चीज पता रहे, कुछ भी छूटे ना। तो उसके लिए भाई ध्यान चाहिए, शांति चाहिए, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित होना पड़ता है, ठीक। एक्सटेंसिव रीडिंग का पहला एम्स एट ड्राइविंग प्लेजर। इंटेंसिव रीडिंग का पहला इट नीड्स अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। दूसरा डिफरेंस, इट मे बी क्लासरूम सिचुएशन और आउट ऑफ स्कूल वॉल्स। ये जो ऊपर ऊपर से पढ़ना है नॉर्मली, ये क्लासरूम के बाहर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान की, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ा हल्ला हल्ला भी हो गया तो क्या करना, हमें तो सिर्फ टाइटल ही पढ़ना है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं रास्ते से, तो दुकान का नाम पढ़ते हैं, बीकानेर मिठाई वाला, तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है क्या? नहीं, फट से पढ़ लेते हो। लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में उसको पढ़ना है तो रुकना पड़ेगा। हाँ, नीचे एड्रेस भी लिखा है कोने में, फोन नंबर भी लिखा है और खासियत भी लिखा होगा, तो समय लगेगा उसके लिए, है ना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इट मे बी क्लासरूम सिचुएशन और आउट ऑफ क्लासरूम। एक्सटेंसिव रीडिंग क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है, क्लासरूम के बाहर भी। जबकि इंटेंसिव रीडिंग इट टेक्स प्लेस इन क्लासरूम सिचुएशन। ये सिर्फ क्लासरूम में हो सकती है, बंद चार दीवारी में हो सकती है कि भाई इसमें ध्यान लगाना पड़ता है ना। आप रोड के बीच में बैठ के पढ़ोगे कि हाँ चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं अखबार, हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं हो सकता। एक तो डिटेल तो बता ही नहीं, डर लगेगा, कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा, ठीक। तीसरा, एक्सटेंसिव रीडिंग एम्स टू नो ओवरऑल स्टोरी मैटर। पूरा मैटर क्या है ये जानने से लिए बस थोड़ी थोड़ी ऊपर की कहानी पता चल जाए, काम खत्म, है ना। क्या क्या मैटर हुआ है, जैसे हेडलाइन पढ़ लिया, पति ने पत्नी को दिया धोखा, औरत ने चाकू घोंपा, मतलब ऐसा हेडलाइन बनता ना न्यूज़पेपर में, देखते हो कि भाई पति ने या पत्नी ने पति को दिया धोखा, पत्नी ने इसको ठोका, वैसे कुछ हेडलाइन बना देते हैं। तो इस समझ में आ जाता है कि भाई ये तलाक हुआ है, ये मारा पिटी हुई है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है, समझ में आ जाता है। लेकिन अगर उसमें जानना है कि सच में सच्चाई क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले तो कुछ भी हेडलाइन बना देते हैं ना, कि बाइक वाले ने मारी ट्रक को टक्कर, ट्रक वाले की मौत। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, बाइक वाला ही मरेगा। तो ये कुछ भी हेडलाइन बना देते हैं न्यूज़पेपर वाले। तो हमें सिर्फ हेडलाइन पढ़ के पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी चाहिए तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसमें एम्स एट एवरी स्मॉल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। इसमें छोटे से छोटे डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, जानकारी के ऊपर नजर रखते हैं। तो आप इसको पूरा जानने के बाद फिर एक अपनी कहानी बनाते हैं, पूरा समझ पाते हैं डिटेल में, है ना। जैसे कि 2 पेज का ऐसे है, उसको ऊपर ऊपर से कोई पढ़े और कोई एकदम डिटेल में पढ़े, तो जो डिटेल में पढ़ेगा पूरा असली सही मतलब समझ पाएगा। जो ऊपर ऊपर से पढ़ेगा बस थोड़ा सा देख पाएगा कि हाँ इस टॉपिक पर था, क्या मकसद था, क्यों किया, पता ही नहीं चलेगा। तो ये अंतर हो गया इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के बीच। तो 3 अंतर मैंने आपको बता दिए, आप इसको देख सकते हैं। इसके आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डिटेल में नोट्स परचेस कर सकते हो, सफलता की 100% गारंटी, पास होने की, अच्छे नंबर की। साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे विषयवार, वहां से आप देख सकते हो। लाइव क्लासेस का भी प्लेलिस्ट बनाए, वो भी देख सकते हो। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप जाके आप हमारा वहां से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो। वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, रिपीट करके देखो, नोट्स बनाओ खुद से ही, अपने आप 100% गारंटी आप पास हो जाओगे बढ़िया नंबर से। तो आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।